हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथस्तान। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो पिछली क्लास में हम चर्चा कर रहे थे फैराडे के लॉ नंबर 1 की। तो फटाफट एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं और हम इस फ्लो को आगे बढ़ाते हैं। तो हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट डिस्कस करने जा रहे थे। जितना भी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स था हम उनको डिस्कस करके आ चुके थे। और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में सबसे पहले जिस पे हम डिस्कशन करने जा रहे थे वो थे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड फैराडे ने दो लॉ दिए हैं, दैट इज फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। पहला लॉ दिया है कि कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा किसी इलेक्ट्रोड पे। तो उन्होंने बोला क्योंकि हम इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से हम केमिकल रिएक्शंस को प्रोड्यूस करा रहे हैं। तो क्योंकि वो केमिकल रिएक्शन आने वाले चार्ज पर डिपेंड है, इसीलिए किस इलेक्ट्रोड पे कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा, कितना अमाउंट पहुंचेगा, वो भी इलेक्ट्रिक करंट पे ही डिपेंड करेगा। क्या बोला? क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्शंस हो रही हैं वो किस पे डिपेंड हो रही हैं? इलेक्ट्रिक करंट पे। तो यहाँ पे जो रिएक्शन जो हो रही है वो खुद ही यहाँ से आने वाले इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड है। तो यहाँ की रिएक्शन होने के बाद कितना अमाउंट इस इलेक्ट्रोड पे जाएगा और कितना अमाउंट इस इलेक्ट्रोड पे जाएगा, ये भी किस पे डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रिसिटी पे। तो उन्होंने बोला कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट सप्लाइड टू इट। तो हमने उस हिसाब से लिखा कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। बट सिर्फ आई पे डिपेंड नहीं करेगा, ये भी तो डिपेंड करता है कितनी देर तक ये करंट आपने उसको दिया है। तो डब्ल्यू विल ऑल्सो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, दैट इज टाइम। तो अगर हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दें तो डब्ल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई टी। अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते तो हमेशा एक कांस्टेंट आता है। यहाँ पे जो कांस्टेंट आया दैट इज नोन एज जेड। जेड क्या है? हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक इक्विवेलेंट नहीं है, दिस इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो पहली चीज ये। अब जेड हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, हमने क्या बोला कि अब ये जेड को कैसे डिफाइन करेंगे? तो हमने कहा लेट सपोज ये जो हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम 1 एम्पियर की करंट 1 सेकंड के लिए पास करा दें। 1 एम्पियर की करंट 1 सेकंड के लिए पास करा दे तो यहाँ जो रिएक्शन है वो भी 1 सेकंड के लिए होगी। उस 1 सेकंड में कुछ अमाउंट यहाँ पे सबमिट हो जाएगा और कुछ अमाउंट यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। चाहे हम इस इलेक्ट्रोड का देखें या इस इलेक्ट्रोड का देखें, दोनों की वैल्यू क्या रहने वाली है? ऑलमोस्ट सेम रहने वाली है। तो हम बोल देंगे कि जितना अमाउंट यहाँ पे डिपॉजिट हुआ वो उस एलिमेंट का, लेट सपोज O2 यहाँ पे डिपॉजिट हुई, तो जितनी O2 यहाँ पे डिपॉजिट हुई ये O2 का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, और जितनी H2 यहाँ डिपॉजिट हुई वो H2 का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। तो कहने का मतलब जितना सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाएगा किसी इलेक्ट्रोड पे वही उसका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जो कि था W इज इक्वल टू Z। हमारी जो आज की चर्चा है वो इसी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के आगे से शुरू होगी। तो डेफिनेशन ऑफ जेड हमने कर ली थी, उसके आगे हम चलते हैं और हमारे पास एक कंसेप्ट है, तो मुझे वो कंसेप्ट आपको समझाना है। आई होप इजी कंसेप्ट है, कोई टफ नहीं है, बहुतों को पता भी होगा, जिनको पता है वो स्किप कर सकते हैं। तो कंसेप्ट इज चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली होता क्या है, हमें पता है वन चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है। वी नो दैट चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज charge on 1 electron. So we know that the value is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. This is the value. And then let us consider about number of electron in 1 mole. Number of electron in 1 mole. एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? So we will get 6.02 into 10 to the power 23 electrons. इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. And every electron is having 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb charge. सभी के पास इतना चार्ज है। So total charge in 1 mole electron, तो total charge in 1 mole electron कितना हो जाएगा? So total charge in 1 mole electron that will be 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन पे है। और ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन हैं? ऐसे 6.02 into 10 to the power 23 इलेक्ट्रॉन है। इस सबको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है वो आता है 96485 कूलम के अप्रॉक्स, जिसको हम नियर नियर 96500 कूलम भी लिख देते हैं। एंड दिस 96500 कूलम इज टेकन एज 1 फैराडे। दिस इज टेकन एज 1 फैराडे एंड रिटन एज 1 F एंड रिटन एज 1 F। तो फैराडे छोटी यूनिट हो गई या बड़ी यूनिट हो गई? तो फैराडे इज द बिगर यूनिट ऑफ चार्ज। पहली चीज, फैराडे इज द बिगर यूनिट ऑफ चार्ज। Farad is the
bigger unit of charge in comparison to Coulomb. Faraday is a bigger unit of charge in comparison to Coulomb. अगर हम Coulomb के कंपैरिजन से देखें तो Faraday is a bigger unit of charge. ठीक है, एक चीज। दूसरा, so we can say amount of charge, ठीक है, in 1 mole electron, amount of charge present in 1 mole electron या present due to 1 mole electron, present due to 1 mole electron, that is equal to 1 Faraday, that is equal to 1 Faraday. ठीक है, now what will happen if there are 2 mole electrons? So if there will be 2 mole electrons, so it will be 2 Faraday. If there is 0.3 mole electrons, so that will be 0.3 Faraday. So it will go like this. Okay, now let's suppose, and one more thing, second thing is when Faraday is the charge, 1 Faraday is the charge produced by 1 equivalent of electrons. ये ध्यान रखेंगे, produced by 1 equivalent of electrons. अभी हम क्या बोल रहे थे, दिस वॉज ड्यू टू मोल। मोल क्यों? क्योंकि 2 मोल होते ही 2 फैराडे हो गया। ठीक है, ऐसा। नाउ वी आर टेकिंग 1 फैराडे इज द चार्ज प्रोड्यूस्ड बाय 1 इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज द 1 इक्विवेलेंट। द कीवर्ड हियर इज इक्विवेलेंट। तो हमें इक्विवेलेंट पे बड़ा ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखना है? सो व्हाट इज इक्विवेलेंट? सो बेसिकली इक्विवेलेंट इज, हाउ वी डिफाइंड इक्विवेलेंस? तो इक्विवेलेंट बेसिकली होता है n फैक्टर into moles, n factor into moles. Okay, n factor into moles is the equivalent. इस चीज का ध्यान रख के चलेंगे। तो n factor into moles is the equivalent. अच्छा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट। ठीक, n factor into moles is the equivalent. And how will we calculate like n factor? How can we calculate n factor or equivalent mass? So there is one more formula. Equivalent mass there is a relationship, that is it is equal to molar mass divided by n factor. Equivalent mass is equal to molar mass divided by n factor. एक चीज का ध्यान रखेंगे, बहुत बच्चे भूल जाते हैं कि सर क्या होगा। तो ध्यान रखेंगे, मोलर मास इज ऑलवेज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू इक्विवेलेंट मास। मोलर मास इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास से कभी छोटा नहीं हो सकता मोलर मास। ठीक है, इक्विवेलेंट मास। तो ये 2-4 चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए ताकि हमें हमारे क्वेश्चन में दिक्कत ना हो जब हम सॉल्व करेंगे, कुछ भी करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज Mg+2. So we have Mg+2 that requires 2 electron to give you Mg solid. अब बोलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो n फैक्टर वो कितना हो जाएगा? 2। n फैक्टर कितना हो जाएगा? 2। क्यों? क्योंकि चार्ज कितना था? +2। चार्ज था +2। और हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड वाज 2। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे इक्विवेलेंस निकालने जाऊँ तो इक्विवेलेंस होता है मोल्स n फैक्टर इंटू मोल्स। तो n फैक्टर कितने हैं? n फैक्टर हैं यहाँ पे, n फैक्टर तो 2 है, मोल्स कितने हैं? 1। तो कितने इक्विवेलेंट रिक्वायर होंगे? 2 इक्विवेलेंट। अब उनको पता है 2 इक्विवेलेंट से कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए? 2 फैराडे। तो क्योंकि 1 इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 फैराडे हमेशा रहेगा। 1 इक्विवेलेंट से 1 फैराडे चाहिए होगी, तो 2 इक्विवेलेंट से कितनी चाहिए होगी? 2 फैराडे। और मोल्स तो एक ही है। मोल कितने हैं? एक ही है। दैट मीन्स 1 मोल विल ऑल्सो रिक्वायर 2 फैराडे। 1 मोल में भी कितनी लगेगी? 2 फैराडे। क्यों? क्योंकि मोल इक्विवेलेंट एक, भाई 2 इक्विवेलेंट में 2 फैराडे लगी है तो टोटल इलेक्ट्रिसिटी 2 फैराडे लगी है। अगर हमसे पूछेगा इक्विवेलेंट के हिसाब से बताओ तो हम कहेंगे क्योंकि 2 इक्विवेलेंट से 2 फैराडे लगी है, अगर एक इक्विवेलेंट होता तो 1 फैराडे लगती। पर ये जो 2 इक्विवेलेंट है ये 1 मोल में ही आ जा रहे हैं। ये जो 2 इक्विवेलेंट हैं ये 1 मोल में ही आ जा रहे हैं। तो क्योंकि एक इस बार 1 मोल में 2 इक्विवेलेंट आ रहे हैं और एक इक्विवेलेंट पे 1 फैराडे लगती है, तो 2 इक्विवेलेंट पे कितना लगेगी? 2 फैराडे। यानी कि 1 मोल में भी कितना लगेगी? 2 फैराडे। कहने की बात समझिए कि यहाँ पे अगर मैं बोलूँ 1 मोल ऑफ Mg+2 that will require कितना? 1 mole of Mg+2 require, that will be 2 Faraday. 1 mole of Mg+2 require 2 Faraday. But this 1 mole is because of 2 equivalent of Mg2 plus. This 1 mole is because of 2 equivalent of Mg+2. एंड हमें पता है एक इक्विवेलेंट 1 फैराडे रिक्वायर करता है तो 2 इक्विवेलेंट विल रिक्वायर 2 फैराडे। और आई कैन से यहाँ से 2 इक्विवेलेंट है, अगर इसको मैं 1 इक्विवेलेंट करूंगा
दैट विल बी सिंपली 1 फैराडे, दैट विल बी सिंपली 1 फैराडे। ठीक है, एक इक्विवेलेंट पे हमेशा एक ही फैराडे लगती है, पर एक मोल पे एक फैराडे लगे ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, जो कि आपने यहाँ से देख लिया, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो सेम ही रहने वाली है, केवल लिखने का तरीका डिफरेंस है, कभी हम मोल लिख रहे हैं, कभी हम इक्विवेलेंट लिख रहे हैं। क्योंकि एक इक्विवेलेंट पे एक फैराडे है और यहाँ पे एक इक्विवेलेंट, तो दो इक्विवेलेंट पे कितना लग जाएगी, 2 फैराडे। और यहाँ पे एक मोल में कितने इक्विवेलेंट समाये हुए हैं, 2 इक्विवेलेंट समाये हुए हैं। एक मोल में भाई, एक मोल में क्या हुआ है, एक मोल में 2 इक्विवेलेंट है, एक मोल में 2 इक्विवेलेंट। अब अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो 2 ही फैराडे है, तो चाहे आप ऐसे कह दो कि 2 इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 फैराडे, और आप ऐसे कह दो कि एक मोल इज इक्वल टू 2 फैराडे, बात तो सेम ही रहेगी, क्योंकि 2 फैराडे इज कांस्टेंट, 2 फैराडे विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, एक और समझते हैं, जैसे एल्युमिनियम 3+ का केस। लेट्स सपोज वी हैव एल्युमिनियम +3 and it is receiving 3 electrons and converting to aluminum solid. First we will see n factor. So n factor is equal to 3. How 3? Either you can see charge, which is equal to 3 unit, or you can see number of electron required, that is also equal to 3. Now what will happen? Number of equivalents is equal to n factor into moles. Number of equivalent is equal to n factor into moles. So I can say यहाँ पे, ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर, नाउ n फैक्टर इज इक्वल टू 3, और मोल हमने कितने लिए, केवल एक ही मोल ले रहे हैं, तो दैट विल बी 3 इक्विवेलेंट। अब अगर 3 इक्विवेलेंट आ गया तो इलेक्ट्रिसिटी कितनी रिक्वायर्ड होगी, 3 फैराडे। इलेक्ट्रिसिटी कितनी रिक्वायर्ड होगी, 3 फैराडे। बस 3 इक्विवेलेंट्स are present in 1 mole. These 3 equivalents are present in 1 mole. 3 equivalents are present in 1 mole. और यहाँ पे 1 मोल में भी कितनी लगेगी, 3 फैराडे, बिकॉज दिस विल रिमेन कांस्टेंट, ये चेंज नहीं हो सकता, दिस विल रिमेन कांस्टेंट। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि 1 मोल of Al+3 which requires 3 फैराडे। ओके, सो or we can say 3 equivalents of Al+3, 3 equivalents of Al+3 require 3 फैराडे। तो एक इक्विवेलेंट में कितना रिक्वायर होगा, 1 equivalent of Al+3 will require 1 फैराडे। सिंपल 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 सा है, कुछ भी कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको समझ आता होगा। अब यहाँ पे क्या रिलेशन चला, यहाँ पे रिलेशन ये चला, देयर वर 3 इक्विवेलेंट्स, कितने इक्विवेलेंट थे, 3 इक्विवेलेंट, तो हमें कितनी देनी थी, 3 फैराडे। नाउ दीज 3 फैराडे आर कांस्टेंट, दीज 3 इक्विवेलेंट आर प्रेजेंट इन 1 मोल ओनली, दीज 3 इक्विवेलेंट दिस टाइम आर प्रेजेंट इन 1 मोल, तो 1 मोल में भी कितनी लग जाएगी, 3 फैराडे। 1 मोल में भी कितनी लग जाएगी, 3 फैराडे, बिकॉज दीज आर सेम, these two are same for aluminum, same for, आई होप आपको समझ आता होगा, जो कि मैंने यहाँ से आपको दिखा दिया। अगर अभी भी नहीं समझ आई ये बात तो बेटा दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपनी अगली कहानी की तरफ। सो अगेन मैं वही कंसेप्ट दोबारा से लिख रहा हूँ, ठीक है, इस बार रेड से लिख रहा हूँ, प्लीज इसको ध्यान दीजिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ और हमेशा बोलूंगा कि दैट इज 1 इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस। हमने 3 सब्सटेंस देख लिए। 1 equivalent of any substance is produced, 1 equivalent of any substance is produced by 1 फैराडे of charge, 1 equivalent of any substance is produced by 1 फैराडे of charge। ठीक है, समझ आता है। तो 1 फैराडे ऑफ चार्ज, इसका मतलब 1 फैराडे इज इक्वल टू, क्योंकि 1 फैराडे होता है 96500 कूलम, एंड दैट प्रोड्यूसेस 1 इक्विवेलेंट, और 1 इक्विवेलेंट कितने ग्राम में आएगा, दैट इज ई ग्राम। ई ग्राम क्यों, इज द इक्विवेलेंट मास, इज द इक्विवेलेंट मास। ओके, तो 1 कूलम में कितना आ जाएगा, तो 1 कूलम प्रोड्यूसेस, दैट इज ई ग्राम अपॉन 96500 ग्राम, दैट इज ई अपॉन 96500 ग्राम। ठीक है, एंड 1 कूलम, व्हाट इज 1 कूलम, 1 कूलम इज इक्वल टू 1 एम्पियर फॉर 1 सेकेंड, इट इज इक्वल टू 1 एम्पियर flown for 1 second, flown for 1 second। रीजन क्यों, बिकॉज कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज, कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज, एम्पियर इज द यूनिट ऑफ current, second is the unit of time, and what I write, q is equal to it। so if I is equal to 1, time is equal to 1, तो q will automatically become equal to 1, एक चीज। but this also lead to, ये और कहाँ लेके जाता है, this also lead to w is equal to z, this also lead to
W इज इक्वल टू जेड, ये दो तरफ लेके जाती है चीज, पहला किधर लेके आती है, दैट इज Q इज इक्वल टू 1, दूसरा किधर लेके जाती है, W इज इक्वल टू जेड, ये चीज दो तरफ लेके जाती है आपको। ठीक है, क्योंकि ये चीज दो तरफ लेके जाती है तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा कि W इज इक्वल टू जेड होता है। ठीक है, और Z किसके बराबर हो जाएगा, Z विल बी इक्वल टू दिस। नाउ W is equal to Q is equal to, sorry, W is equal to Z and Z is equal to Q। कब, this is when this is 1 coulomb, एक चीज। ठीक है, now we can say W is equal to Z which is equal to Q, that is 1 coulomb, and this 1 coulomb is equal to E divided by 96500, E divided by 96500, so we will just put E divided by 96500, and this is valid, this all is valid only when electric current of 1 ampere, when electric current of 1 ampere is flown through electrolytic cell for 1 second, is flown through electrolytic cell for 1 second। ठीक है, अब नाउ क्योंकि हमने ये सारी बातें मेंशन करती, लेट सपोज 1 सेकंड के लिए नहीं फ्लो हो रहा है, देर तक के लिए फ्लो हो रहा है, तब तो दिक्कत हो जाएगी। तो अगर 1 सेकंड के लिए फ्लो नहीं हो रहा, देर तक के लिए फ्लो हो रहा है, तो क्या करेंगे, तो क्योंकि 1 सेकंड के लिए फ्लो नहीं हो रहा, देर तक के लिए फ्लो हो रहा है, जब कुछ देर तक के लिए फ्लो हो रही है तब क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या था, W इज इक्वल टू जेड आई टी, व्हेन I is not equal to 1 or when I and T both are not equal to 1, जब दोनों 1 के बराबर नहीं है, तो W is equal to Z I T, that is our general formula, that is our general formula, so it will become W is equal to E I T divided by 96500, W is equal to E I T divided by 96500। ठीक है बच्चे, सो W इज इक्वल टू ई आई टी डिवाइड बाई 96500, चलेगा ये, आई होप चलेगा। ओके, सो दिस इज 1 आवर फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे। और एक चीज का यहाँ पे और ध्यान रख के चलेंगे, यहीं पे बता दूं, है ना, नहीं तो सर ने बताया नहीं था, प्लीज रिमेम्बर दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, दैट इज पहला, ठीक है, कि इक्विवेलेंट एट एनोड, equivalent at anode, this will always be equal to equivalent at cathode, जितने एनोड पे इक्विवेलेंट होंगे सेम अमाउंट में इक्विवेलेंट कहाँ पे होंगे, कैथोड पे होंगे। तो दिस वाज द फैराडेज फर्स्ट लॉ। न्यूमेरिकल के लिए 2 मिनट वेट कर लीजिए बच्चे, सारे न्यूमेरिकल 1 बाय 1 करेंगे, है ना, पहले जो बचता है मैं पढ़ा दूं, फिर हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, एक पूरा लेक्चर हम न्यूमेरिकल के लिए डेडिकेट कर देंगे। नेक्स्ट इज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे कह रहे थे कि इलेक्ट्रोलिसिस तो होती रहेगी, हम बोर हो रहे हैं। जैसे हमें होता है जब लाइफ में कई सारे काम दिए जाते हैं ना, कि ये करो उसके बाद ये करो उसके बाद ये करो, और हमारा मन होता है मल्टीटास्किंग करने का, तो हम बोलते हैं हमें एक साथ सारे काम दे दो। सेम मल्टीटास्किंग का मूड था फैराडे का। किसका मूड था बेटा, फैराडे का। तो फैराडे ने मल्टीटास्किंग मूड में क्या किया, उन्होंने कहा एक काम करो, एक एक सेल क्या ही दे रहे हो, एक साथ सेल लेके आओ कई सारी। तो उन्होंने एक साथ कई सारी सेल्स ले ली, तो दिस सेल नंबर 1, ठीक है। सिमिलरली दिस वाज सेल नंबर 2 एंड सिमिलरली दिस वाज सेल नंबर 3। तो उन्होंने एक साथ कई सारी सेल्स ले ली। उन्होंने कहा ये छोटी छोटी बैटरी से क्या जोड़ा हुआ है, इनको हटाओ, ये किसी काम की नहीं है, ठीक है, इनको भी हटाओ, ये भी किसी काम के नहीं है, और एक काम करो, इसको हटाओ, इसको हटाओ, ये किसी काम का नहीं है, ठीक है। और ये जो बैटरी है इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, यहाँ लेके आओ बड़ी बैटरी, ठीक है, इसको डुप्लीकेट करो, बैटरी और बड़ी करेंगे,
ठीक है। तो उन्होंने एक बड़ी सी बैटरी लगाई ऐसे यहाँ पे, वो बाद में सही कर लेंगे, और इन सभी को कनेक्ट कर दिया, इन सभी को क्या कर दिया बच्चे, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, 1 बाय 1 कर देते हैं कनेक्ट। ऐसे, और इनको आपस में कनेक्ट कर दिया, इनको क्या कर दिया, आपस में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब टर्मिनल पे पहुंचाया, यहाँ पे कैसा चार्ज पहुंचा, अच्छा पहले तो सबको ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या किया, कनेक्ट कर दिया, इसको बनाया पॉजिटिव टर्मिनल बड़ा सा बैटरी का, और इसको नेगेटिव। ठीक है, तो उससे हुआ क्या, ये वाला जो टर्मिनल था ये तो एनोड हो गया, और ये क्या हो गया, कैथोड। अब ये नेगेटिव है तो इसके रिस्पेक्ट में ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है तो उसके रिस्पेक्ट में ऑटोमेटिकली नेगेटिव, ये नेगेटिव तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव, ये पॉजिटिव तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव, ऐसे एनोड कैथोड का सेटअप बन गया 3। उन्होंने फिर 1 बाय 1 भरा, इसमें कहा चलो एक साथ किसको भरते हैं, गिव मी अ सेकंड। इन्होंने कहा चलो इसमें भरते हैं हम CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन, किसका भरते हैं, CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन। जब CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन भरेंगे तो यहाँ पे 2 आयंस होंगे, Cu प्लस का आयंस होगा और Cu प्लस 2 और H प्लस, जो कि कैथोड की तरफ जाना चाहेंगे, OH माइनस और SO4 2 माइनस जो कि एनोड की तरफ जाना चाहेंगे। क्या रिएक्शन होगी क्या नहीं होगी, आप इतनी क्लासेस से पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्लासेस तो खैर 2 ही हुई हैं, बट एग्जाम्पल इतने सारे आपने पढ़ लिए कि आपको पता होगा। ठीक है, ये एनोड की तरफ जा रहा है, ये कैथोड की तरफ जा रहा है, तो मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा। उसके अलावा इसमें इन्होंने भरा AgNO3 का एक्वस सोल्यूशन, क्या भरा, AgNO3 का एक्वस सोल्यूशन। जब यहाँ पे AgNO3 का एक्वस सोल्यूशन भरा तो हमें पता है यहाँ पे होगा Ag प्लस, और कौन होगा, H प्लस, और यहाँ पे होगा NO3 माइनस, और कौन होगा, OH माइनस। यहाँ पे भी आपको पता है कौन जाएगा और कौन रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कौन जाएगा, और एक लास्ट सोल्यूशन उन्होंने भरा NaCl का एक्वस, लास्ट सोल्यूशन किसका भरा, NaCl का एक्वस सोल्यूशन भरा। जब इन्होंने NaCl का एक्वस सोल्यूशन भरा तो यहाँ पे था Na प्लस, और यहाँ पे था H प्लस, यहाँ पे था Cl माइनस, और यहाँ पे है OH माइनस। और हमें पता है यहाँ पे भी कौन जाएगा, कहाँ पे, सारे इलेक्ट्रोलिसिस हम पढ़ के आए, इसीलिए पहले पढ़ने का फायदा होता है। ठीक है, अब इन्होंने 3 सोल्यूशन भरे। अब वैसे तो हमको पता है, हमको क्या पता है, यहाँ पे जो एनोड प्रोडक्ट होगा वो क्या होने वाला है, एनोड प्रोडक्ट होने वाला है हमारा O2 गैस। ठीक है, और कैथोड प्रोडक्ट क्या होने वाला है, कैथोड प्रोडक्ट हमारा होने वाला है Cu, क्योंकि कॉपर का रिडक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे एनोड प्रोडक्ट क्या होने वाला है, यहाँ पे एनोड प्रोडक्ट होने वाला है हमारा O2 गैस, अगेन NO3 के ऊपर प्रेफरेंस मिलेगी। और कैथोड प्रोडक्ट क्या होने वाला है, कैथोड प्रोडक्ट हमारा होने वाला है Ag सॉलिड। यहाँ पे एनोड प्रोडक्ट क्या होने वाला है, यहाँ पे Cl और OH में क्योंकि कुछ भी मेंशन नहीं है। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे, OH माइनस रिक्वायर करेगा, दैट इज O2 ही जाएगा। वैसे तो आपने Cl2 वाला भी पढ़ा था, तो वो भी हम लिख सकते हैं, लेट सपोज वही लिख लेते हैं पहले। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे कौन सी गैस जा रही है, Cl2 गैस, और यहाँ पे कौन सा जा रहा होगा, कैथोड प्रोडक्ट क्या जा रहा होगा, कैथोड प्रोडक्ट हमारा हो रहा होगा H2 गैस। कौन सी गैस, H2 गैस। तो दीज आर योर डिफरेंट एनोड और कैथोड प्रोडक्ट जो आपको ऑब्टेन हो रहे होंगे। अब इन्होंने कहा कि एनोड प्रोडक्ट हटाओ, गैस है, उड़ जाती है, फर्क नहीं पड़ रहा है, जरा कॉपर और Ag का बताएंगे क्या। तो उन्होंने बोला कि क्योंकि हमने सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास की है, तो हर एक के पास सेम अमाउंट ऑफ करंट जाएगी, क्योंकि ये सीरीज में जुड़े हुए। सीरीज में हमने पढ़ा है हाई स्कूल में, 10th क्लास में आपको पढ़ाया जाता है रेजिस्टर कंबाइंड इन सीरीज एंड पैरेलल। तो जब सीरीज में होता है तो सब में क्या सेम जाती है, करंट। सीरीज में होने पे सब में क्या सेम जाती है, करंट। सिंस ऑल द इलेक्ट्रोलाइट्स आर प्लेस्ड इन, ठीक है, सिंस, मैं लिखे दे रहा हूँ, सिंस all the electrolytic cells are placed in series. ठीक है, everyone will have same amount of current, everyone will receive, yeah, each cell will receive same amount of current, हर सेल के पास बराबर करंट जाएगी, हर सेल के पास क्या होगा बेटा, बराबर करंट जाएगी, ईच सेल विल रिसीव सेम अमाउंट ऑफ करंट।
अब जब सबको सेम अमाउंट ऑफ करंट मिलेगी तो उससे होगा क्या, सब में सेम अमाउंट ऑफ वो सबमिट होंगे, तो इससे होगा क्या, इससे होने वाला ये है कि द इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, जितने इक्विवेलेंट किसके डिपॉजिट होंगे, कॉपर डिपॉजिटेड, दे विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड। मैं कैथोड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इक्विवेलेंट ऑफ एजी डिपॉजिटेड, और जितने एजी के इक्विवेलेंट डिपॉजिट होंगे दैट विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ सीयू, इक्विवेलेंट ऑफ एच टू डिपॉजिटेड, यानी कि सबके इक्विवेलेंट सेम डिपॉजिट होंगे, सबके इक्विवेलेंट क्या होंगे, सेम डिपॉजिट होंगे, क्योंकि सबके इक्विवेलेंट सेम डिपॉजिट होंगे तो हमको पता है इसके इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लिखना होगा, तो दैट इज वेट ऑफ कॉपर डिवाइड बाय, ओके, तो इसके इक्विवेलेंट क्या हो जाएंगे, वेट ऑफ कॉपर डिवाइड बाय equivalent weight of copper. Now this will be equal to weight of silver divided by equivalent weight of silver. Now this will be equal to weight of H2 divided by equivalent weight of H2, ठीक है, so it will be like this. So this is the Faraday's second law. Faraday का सेकंड लॉ यही कहता है, ठीक है, देयर आर थ्री सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, अब इन्हीं को 1 2 और 3 दे देंगे तो वेट ऑफ 1 अपॉन इलेक्ट, ठीक है, इसी को जनरल टर्म्स में लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, weight of 1 divided by equivalent weight of 1, this is equal to weight of 2 divided by equivalent weight of 2, this will be equal to weight of 3 divided by equivalent weight of 3, ये ऐसे चला जाएगा अगर हमें किसको किस में लिखना हो बेटा, जनरल सेंस में, ठीक है, दिस विल बी द सेम इफ वी राइट इन जनरल सेंस। आई होप आपको समझ आता है, ठीक है, नाउ लेट मी राइट फ्यू क्वेश्चंस एंड यू शुड ट्राई देम। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, प्लीज ट्राई, बताइएगा क्या होगा इसमें। So the question says by passing this much of current through molten NaCl for 1000 seconds, calculate weight of Na deposited, कितना Na यहाँ पे डिपॉजिट होगा, ठीक है, तो कैसे करेंगे, so let us solve when you look at the solution, okay, so what will happen, हमें पता है कितने करंट है, I कितना हमें दिया गया, I is equal to 9.65 एम्पियर, ओके, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी, टी इज इक्वल टू 1000, और हमें सारी वैल्यूज स्टैंडर्ड फॉर्म में दी गई और हमसे डब्ल्यू पूछा है। NaCl, NaCl की अगर हम बात करते हैं तो NaCl में हमको पता है क्या मोल्टन NaCl कर रहे हैं, ठीक है, और हमें Na का बताना है, तो Na क्या होगा, Na जो प्लस है वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और Na में कन्वर्ट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की वजह से जिसका एन फैक्टर आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा, कितना आएगा, 1 आएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, हमें जो फॉर्मूला है, तो फॉर्मूले में W इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, EIT डिवाइड बाय 96500, राइट, 96500, एन फैक्टर 1 होने की वजह से जो इक्विवेलेंट वेट होगा दैट विल बी मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, तो मॉलिक्यूलर वेट Na का 23 होता है और एन फैक्टर 1 होता है, तो इक्विवेलेंट वेट 23 आएगा, तो इट विल बी 23 इंटू 9.65 इंटू 1000 डिवाइड बाय 96500, okay, so if you will solve this you will get W is equal to 2.3 gram, W will be 2.3 ग्राम, इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी हेडेक नहीं है, ठीक है, इतने इजी क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट बच्चे, दिस वन मोर क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैंने जानबूझ के रखा हुआ है इसको, बताइएगा ये कैसे करेंगे, पहले स्क्रीन पे वीडियो पॉज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिए, उसके बाद बताइएगा। आई होप आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है, सो कैलकुलेट वेट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस एट कैथोड बाय पासिंग दिस एम्पियर करंट हैविंग करंट एफिशिएंसी 50%। पहली चीज तो यहाँ पे एक ये टर्म नया इन्होंने जोड़ा हुआ है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, इसको स्किप नहीं कर सकते, दैट इज करंट एफिशिएंसी 50%। करंट एफिशिएंसी 50% का मतलब क्या है, तो मैं बता दूं सोल्यूशन यहीं पे, सो व्हेन वी विल डू द सॉल्यूशन, सो इट विल बी करंट एफिशिएंसी इज इक्वल टू, ओके, करंट एफिशिएंसी क्या होती है, दिस इक्वल टू आई एक्चुअल, वास्तव में कितनी करंट गई है, डिवाइड बाय आई करंट जो हम भेज रहे हैं इंटू 100, तो आपको पता है आई एक्चुअल हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, जो गई है हम भेज रहे हैं उससे हमें मतलब नहीं है, तो करंट एफिशिएंसी क्योंकि हमारी 50% है, सो वी विल राइट इट हियर एज 50, आई एक्चुअल जो मुझे निकालनी है गई है कितने एम्पियर बेटा, 19.3 एम्पियर, 19.3 एम्पियर इंटू 100 डिवाइड करेंगे, सो दिस विल बिकम आई एक्चुअल इज इक्वल टू 19.3
डिवाइड बाई 2। ये कैसे हुआ सर? ये एक बार में जाएगा, 100 दो बार में जाएगा, ये ऊपर जाएगा, डिवाइड होगा, सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इतनी मैथमेटिक्स आपको आती होगी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। नहीं आती है तो किसी से पूछ लीजिएगा ये कैसे हुआ, ठीक है। ये इक्वेशन इस इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट हुई। नाउ आई एक्चुअल, और आई कैन राइट आई एक्चुअल इज इक्वल टू 9.65। आई एक्चुअल इज इक्वल टू 9 पॉइंट बेसिकली 65 एम्पियर, यही दिया गया है, ठीक है। तो डेटा देख के घबराइएगा नहीं, ऐसा ही डेटा होगा जो कैंसिल आउट हो जाए। नाउ नेक्स्ट इज टाइम। टाइम कितना दिया गया है, तो हमें आई कितना लेना है बेटा, 9.65 एम्पियर। हमें कितना लेना है, ध्यान रखेंगे, 9.65 एम्पियर। वी आर नॉट गोइंग टू टेक 19.3 एम्पियर। व्हाई? बिकॉज द एफिशिएंसी इज 50%। एफिशिएंसी इज 50%। नाउ नेक्स्ट, if we talk about time, what is the time? Time is 33 minutes and 20 seconds. 33 minutes 20 seconds. What is the value of, हमें तो सेकेंड्स में चाहिए, तो we will convert 33 into 60 plus 20. So 33 into 60, 60 is 18, 18 कितना हो जाएगा बोलिए? 1800 and 1880 I guess, 1980 and plus 20, right? I think this is the correct answer. 33 into 60, yeah, 1980, right? So this is the correct answer. 20, that will give you 2000 seconds. How many seconds? 2000 seconds. तो you got time, you got E. अब किससे पास करा रहे हैं? CuSO4 से। CuSO4 से जब पास होता तो पता होना चाहिए क्या बनता है। तो CuSO4 एक को सोल्यूशन कराते हैं तो 4 आयंस होते थे। कौन कौन से 4 आयंस होते हैं? Cu+2 और H+। ये दो कैथोड के आयंस होते हैं जो कैथोड पे जाते हैं। ये कहाँ जा रहे होते हैं? कैथोड पे। और जाता कौन है इन दोनों में से? जो कैथोड पे हमें प्रोडक्ट मिलता है, कैथोड प्रोडक्ट, दैट इज कॉपर सॉलिड, यानी कि Cu+2 जाता है, ठीक है। और एनोड पे कौन कौन जा रहा होता है? एनोड पे OH माइनस और SO4 2 माइनस। सर आप डायरेक्ट कैसे कर रहे हैं बेटा? ये सारा हम पीछे करके आ चुके हैं, राइट। CuSO4 की इलेक्ट्रोलिसिस, सबकी इलेक्ट्रोलिसिस हम पढ़ के आए हुए हैं। तो दैट विल बी एनोड प्रोडक्ट। और एनोड पे जो प्रोडक्ट होता है वो कौन होता है? O2। वो कौन होता है? O2। और इस पूरी रिएक्शन के लिए जो एन फैक्टर चलता है वो कितना चलता है? 2। एन फैक्टर कितना चलता है? 2। ओके, तो हमसे क्या पूछा है? कैलकुलेट वेट ऑफ, क्या पूछा है? कैलकुलेट वेट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड एट कैथोड। हमसे क्या पूछा है? कैलकुलेट वेट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड एट कैथोड। तो कैथोड पे क्या मिल रहा है? कॉपर। कैथोड पे क्या मिल रहा है? कॉपर। तो हम क्या करेंगे? W इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगाएंगे, EIT डिवाइड बाई 96500। नाउ द प्रॉब्लम इज व्हाट इज E? तो E इज मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई एन फैक्टर। तो ये कॉपर है तो मॉलिक्यूलर वेट कॉपर का होता है 63.5। कितना होता है बेटा? 63.5। दिस इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कॉपर। और एन फैक्टर इसका कितना होने वाला है? 2। एन फैक्टर कितना होने वाला है? 2, जो कि यहाँ से हमें पता है रिएक्शन से। नाउ वी विल पुट द वैल्यूज। तो W will be equal to E, that is 63.5 upon 2, ठीक है, into I, that is how much? 9.65 एम्पियर into T is equal to 2000 seconds divided by 96500। तो पहली चीज तो 9 पॉइंट्स, ठीक है। वी विल रिमूव ऑल द डेसिमल्स, तो इससे ये तीनों जीरो हट जाएंगे, राइट। सो इट विल बी W इज इक्वल टू 635 डिवाइड बाई 2 इंटू 965 इंटू 2 डिवाइड बाई 96500। So 2 से 2 cancel, 2 will be cancelled by 2, okay, 965 will be cancelled by 965, it will be remaining W is equal to 635 divided by 100, so you can say 6.35 gram. How much? That will be 6.35 gram. So the correct answer will be 6.35 gram. This is the cathode. हमसे एक चीज यहीं पे नहीं छोड़ी, हमसे आगे पूछा ऑल्सो कैलकुलेट द वेट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड एट एनोड। एनोड पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है? O2। एनोड पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है? O2। तो हाउ मैनी इक्विवेलेंट्स आर प्रोड्यूसिंग हियर? यहाँ पे कितने इक्विवेलेंट प्रोड्यूस हो रहे हैं बेटा? अगर हम ध्यान से देखें, अगर हमें इक्विवेलेंट निकालना हो कि कितने इक्विवेलेंट प्रोड्यूस हो रहे हैं, सो वी कैन राइट W इज इक्वल टू 6.35 ग्राम, ठीक है। एनोड पे कैसे निकालेंगे? या तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, और या तो इक्विवेलेंट कितने होंगे? सो यहाँ कहाँ पे प्रूफ कराया था डेरिवेशन, हाँ ठीक है। तो Z इज इक्वल टू W, Q इज इक्वल टू 1 कूलम। 1 कूलम वाज इक्वल टू E डिवाइड बाय 96500। और 1 कूलम में कितना प्रोड्यूस होता है? 1 इक्विवेलेंट। 1 कूलम में कितना प्रोड्यूस होता है? 1 इक्विवेलेंट। तो हम वहां से निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट विल बी, ठीक है। पहली चीज तो हमको ये पता है, इक्विवेलेंट्स ऑफ Cu विल बी इक्विवेलेंट टू इक्विवेलेंट्स ऑफ, ये जो आपको पढ़ाया उसी फॉर्मूले से निकलवा देता हूँ ना, वरना आप फर्जी में हैट्रिक करोगे। तो वेट ऑफ, अगर मुझे O2 निकालना है, वेट ऑफ क्या निकालना है? O2। O2 कितना प्रोड्यूस होगा? तो वेट ऑफ O2 विल बी मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट वेट
इंटू आई कितना बेटा 9.65 जो कि था इंटू टी दैट इज 2000 ओके डिवाइड बाय 96500. Now what is the equivalent weight of O2? The equivalent weight of O2 is equal to molecular weight of O2 divided by n factor. Molecular weight of O2 is 32. We all know and n factor will be 4. ऑक्सीजन के लिए n factor कितना होता है 4. ऑक्सीजन के लिए n factor 4 होता है. हाइड्रोजन के लिए n factor 2 होता है. Cl2 के लिए n factor 2 होता है. एक टेबल बनवाई थी जहाँ पे स्पेशली याद कराया था इसी दिन के लिए. ठीक है तो 4 होगा तो इट विल बी 8. तो इट विल बी 8 इंटू 9.65 इंटू 2000 divide by give me a second. Yeah, divide by 96500. So when we will solve this, so it will remain 8 into ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा. Okay, I can write it as 9650. So 8 into 2 divided by 10. I guess this will remain. Yeah, so it will be 16 divided by 10 and that will come as 1.6 gram. How much बच्चे 1.6 gram of O2 will be produced. ठीक है एट अराउंड. सो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ बोथ द क्वेश्चंस. थोड़ा ट्रिकी थे आई नो. तो ऐसा तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं एग्जाम हॉल में हमें मिलेंगे. ठीक अगला जो हमें डिस्कशन करना है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ थिकनेस ऑफ लेयर. अगला डिस्कशन हमें किस पे करना है दैट इज नीचे क्वेश्चन भी उसी के रिगार्डिंग. तो पहले हम फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं दैट इज कैलकुलेशन ऑफ थिकनेस ऑफ लेयर. ठीक है कि कितनी थिक लेयर सबमिट होगी या जमा होगी. तो कैलकुलेशन ऑफ थिकनेस ऑफ लेयर में हम करेंगे कैसे करेंगे बच्चे कैलकुलेशन ऑफ थिकनेस ऑफ लेयर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी न्यू दैट वॉल्यूम जो है हमारा वॉल्यूम दिस इज इक्वल टू एरिया इंटू थिकनेस. वॉल्यूम क्या होता है बेटा एरिया इंटू थिकनेस. ध्यान रखेंगे. ठीक है कैसे एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू थिकनेस जो भी होगा. और जो हमारा मास होता है मास क्या होता है मास होता है हमारा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. मास क्या होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. तो कह सकता हूँ मास इज इक्वल टू वॉल्यूम की वैल्यू रख देंगे. तो मास इज इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू एरिया इंटू थिकनेस. मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम की जगह क्या लिख देंगे लिख सकते हैं मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू एरिया इंटू थिकनेस. इनको टर्म मैच करेंगे. मास की हो जाएगा W, डेंसिटी विल बी D, एरिया विल बी A और थिकनेस विल बी हम TH लेके चल रहे हैं. ठीक है TH फॉर द थिकनेस. TH फॉर द थिकनेस. सो द फॉर्मूला विल बी ओके W is equal to D into A into TH. So this is one formula. Now next thing is ये हमने फॉर्मूला तो ड्राइव कर लिया. ठीक है बच्चे इसको इक्वेट कैसे करेंगे हम इसको यूज कैसे करेंगे. गिव मी अ सेकंड. I don't know what's happening out here. Okay, let's try. ठीक है तो इक्वेट कैसे करेंगे बेटा. इक्वेट करने के लिए वी विल राइट हमें पता है W इज इक्वल टू EIT डिवाइड बाय 96500. ओके वेट अ सेकंड. या तो W इज इक्वल टू EIT divided by 96500 and W is also equal to this. So we will equate both the equations. So हम दोनों equations को जैसे equate करेंगे तो it will become density into area into thickness that is equal to EIT divided by 96500. Both equation will be merged into one. ठीक है बच्चे. So this is our स्टोरी एंड ऑफ द स्टोरी. नाउ इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है अगला. फटाफट हम इस क्वेश्चन को करते हैं उसके बाद अगले क्वेश्चन को करते हैं और फिर हम आज की जो हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल है वो कंप्लीट हो जाएगा. तो द क्वेश्चन इज सिल्वर इज इलेक्ट्रो डिपॉजिटेड ऑन अ वेसल ऑफ टोटल सरफेस एरिया. राइट हमें एरिया की रिक्वायरमेंट है. एरिया हमें बता दिया गया है. करंट हमें बता दिया गया है. सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है ये बता दिया गया. 16 में टाइम बता दिया गया है और हमें थिकनेस पूछी. क्या पूछी थिकनेस. वी आर गिवन द डेंसिटी. तो हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या डेटा है. हमारे पास डेटा है डेंसिटी का. डेंसिटी इज 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दैट इज 1. ओके टाइम है हमारे पास 16 मिनट्स एंड 40 सेकेंड्स. तो इसको कन्वर्ट करेंगे 16 इंटू 60 प्लस 40. 16 6 96.
so it will be 960 plus 40, so we will have 1000 seconds. Got it? Now surface area we have been provided with 1000 centimeter square. 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी बच्चे का डाउट होगा तो बेटा ध्यान रखेंगे सारा सेंटीमीटर में ही रखेंगे, क्योंकि डेंसिटी हमें किस में दी गई है, सेंटीमीटर में, ठीक है। और जो हमारी थिकनेस आएगी वो भी किस में आएगी, सेंटीमीटर में। करंट हमको कितनी मेंशन करके दी है, 9.65 एम्पियर, सो दैट कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। मेटल हमको मेंशन करके दिया सिल्वर, मेटल के मेंशन करके दिया सिल्वर। सिल्वर के लिए जिन बच्चों को नहीं पता तो उनको बता दूं, मॉलिक्यूलर वेट भी 108 होता है और इक्विवेलेंट वेट भी 108 होता है, और इसका जो एन फैक्टर होता है वो कितना होता है, 1। सिल्वर का एन फैक्टर कितना होता है, 1। सारी चीज़ें हमें पता है, वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं फटाफट। तो हमको पता है थिकनेस निकालनी, तो डेंसिटी इंटू एरिया इंटू थिकनेस, दैट इज इक्वल टू EIT डिवाइड बाई 96500। So what will happen, we will have density is equal to 10 into area is equal to 1000 into thickness is what we are finding, E is equal to 108, I is equal to 9.65, नीचे हो जाएगा 1000 and this will be divided with 96500, this will be divided with 96500। अब इसको सॉल्व करेंगे, आप जब सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट एन आंसर, TH is equal to 1.08 इंटू 10 टू द पावर -3 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने सॉल्व कर लिया, आप खुद भी सॉल्व करके देख सकते हैं, दिस विल बी द सेम आंसर, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने लिखी हुई है। चलें आगे, लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारे दिन का, ये अभी पढ़ाया था उसी के बेसिस पे क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द चार्ज इन फैराडे रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल। किसको रिड्यूस कर रहे हैं हम, 1 मोल ऑफ MnO4 टू Mn+2। जब भी हमें चार्ज पूछता है, चार्ज इन फैराडे, तो जो जिस चीज़ की हमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है वो होता है इक्विवेलेंट, और इक्विवेलेंट के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एन फैक्टर, और साथ में क्या चाहिए होते हैं, मोल्स। मोल्स क्वेश्चन में मेंशन है 1, मोल कितना मेंशन है, 1। हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, एन फैक्टर की। किसकी रिक्वायरमेंट है, एन फैक्टर की। इक्विवेलेंट क्यों निकालते हैं, क्योंकि हमको बहुत सिंपल फार्मूला पता है, 1 इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 फैराडे, 1 इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 फैराडे। नाउ वी आर लेफ्ट विद एन फैक्टर। एन फैक्टर कहाँ से निकलेगा, एन फैक्टर निकलेगा बाय द रिएक्शन। एन फैक्टर कहाँ से निकलेगा, बाय द रिएक्शन। हमको पता है MnO4 माइनस जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mn+2 में, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो है +7, यहाँ पे +2, so it will require how many electrons, 5 electrons, how many electrons will be required, 5 electrons, so n factor will be 5, ठीक है। +7 से +2 जाने में 5 इलेक्ट्रॉन लगेंगे, तो n factor will be equal to 5। now n factor is equal to 5 1, तो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट कितने हो जाएंगे, इक्विवेलेंट विल बी 1 मोल है इंटू 5 उसका n फैक्टर है, सो देयर विल बी 5 इक्विवेलेंट। तो इलेक्ट्रिसिटी कितनी रिक्वायर्ड हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड विल बी 5 फैराडे। इलेक्ट्रिसिटी कितनी रिक्वायर्ड हो जाएगी, 5 फैराडे। क्यों, बिकॉज 1 फैराडे, 1 इक्विवेलेंट रिक्वायर्स 1 फैराडे, 1 equivalent requires 1 Faraday, so we have 5 equivalent, so we'll require 5 Faraday of electricity। आई होप ये सारा आपको समझ आता होगा, ठीक है। सो हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल पूरा कर लिया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पूरा कर लिया। अब जब अगली बार आपसे मिलेंगे तो हम कंडक्टेंस पे चर्चा करेंगे और इसको खत्म करके अपना चैप्टर खत्म करने की कोशिश करेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।